मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा इंग्लिश के बेसिक टॉपिक टेंस पर होगा और हम सभी टेंस की बात करने वाले हैं। टेंस जो शब्द है इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक टेंस की बेसिक जानकारी और एक टेंस की एडवांस जानकारी। आज के सेशन वीडियो में हम टेंस की बेसिक जानकारी की बात करेंगे। टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है और टेंस के ट्रांसलेशन को कैसे हम बनाते हैं, और अगले वीडियो में हम टेंस की एडवांस जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम टेंस की ज़ीरो लेवल से बात करते हैं कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द अगर हम डिक्शनरी के आधार पे देखें तो डिक्शनरी के आधार पे ये जो शब्द है ये रिलैक्स का अपोजिट होता है। रिलैक्स का मतलब आराम करना, टेंस का मतलब तनाव लेना, चिंता लेना। लेकिन हमें इसका केवल अर्थ समझना है। और अगर हम बात करें टेंस की उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये एक भाषा है, लैटिन भाषा। जिस लैटिन भाषा से ये बना है उस शब्द का एक टॉपिक है, वो है शब्द है टेम्पस। अर्थात टेंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है, जिसका अर्थ इंग्लिश में टाइम से है और हिंदी में जिसे हम समय से ले सकते हैं। इस प्रकार से टेंस शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसका जो शब्द है वो है टेम्पस और इसका अर्थ है टाइम और समय से है। अब हम चलते हैं बेसिक। तो मेजरली हम बात करें मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से टेंस तीन प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मुख्य रूप से टेंस तीन प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी जो समय बीत गया उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जो समय आएगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे मैंने आपकी कल ऑनलाइन क्लास ली थी वो पास्ट टेंस में है, अभी जो ले रहा हूँ वो प्रेजेंट टेंस में है, और जो कल क्लास में लूँगा वो फ्यूचर टेंस में होगी। तो मेजरली टेंस तीन होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में जानें कि टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो टेंस की डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि टेंस जो है उसका अर्थ होता है काल, और काल का अर्थ है समय। तो इस परिभाषा से ये सब पता चलता है कि टेंस और काल यानी समय एक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंस में केवल समय की जानकारी ही नहीं मिलती है। टेंस शब्द से केवल हमें समय की जानकारी ही नहीं मिलती है। इसके लिए हम आज की अगर डेफिनेशन की बात करें तो टेंस शब्द के अंदर टाइम के साथ साथ, टेंस शब्द के अंदर टाइम के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट शब्द है, और वो है वर्ब। इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो ये कहता है कि टेंस क्रिया का एक ऐसा रूप है। इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि टेंस क्रिया का एक ऐसा रूप है जो क्रिया के समय के साथ साथ, जो क्रिया के समय के साथ साथ, क्रिया के समय से मतलब है कि कार्य कब हुआ है, कार्य पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में होगा, इसकी जानकारी तो देता ही है। साथ में टेंस हमें ये भी जानकारी देता है कि क्रिया का रूप कौन सा है, क्रिया का रूप कौन सा है। और क्रिया से मतलब है कार्य से, वर्ब से है, और जो कार्य हुआ है उसका कितना हिस्सा हुआ है, कितना हिस्सा नहीं हुआ है, कितना हिस्सा हो रहा है, ये जानकारी भी पता चलती है टेंस से। अर्थात टेंस हमें सिर्फ यही नहीं बताता है कि कार्य कब हुआ है, वो ये भी बताता है कि कार्य कितना हुआ है, कितना होगा या कितना हो रहा है। इसकी जानकारी भी हमें टेंस देता है। अर्थात अब हम ये कह सकते हैं आज की परिभाषा से कि टेंस में टाइम और वर्ब, यानी वर्ब को हम वर्क भी कह सकते हैं। अर्थात
टेंस में टाइम और वर्क दोनों का मिक्सचर रूप होता है और ये दोनों की जानकारी देता है। अब ये नहीं कह सकते कि टेंस टाइम को बताता है और टाइम को ही टेंस और टेंस को ही टाइम कहेंगे। अब हमें नई परिभाषा के हिसाब से टेंस जो है वो टाइम और वर्क दोनों को बताता है, दोनों की जानकारी देता है। आगे हम बात करेंगे अब कि चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, अगर हम टेंस को टाइम में बांटते हैं तो क्रिया को भी 4 प्रकार से बांटते हैं। जैसे कि हमने टेंस को टाइम के आधार पे तो 3 रूपों में बांट दिया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम होता है, फ्यूचर टाइम होता है, ये तो समय है। लेकिन हम अगर क्रिया के रूप को बांटे तो ये क्रिया का रूप 4 प्रकार से संपन्न होता है। किसी भी कार्य को हम करते हैं, किसी भी वर्ब को हम अगर करते हैं तो वो वर्ब 4 प्रकार से संपन्न होती है। और इसी आधार पे प्रत्येक टेंस को, यानी कि कोई भी टेंस हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो और चाहे वो फ्यूचर हो, प्रत्येक टेंस के कार्य को हम 4 प्रकार से बता सकते हैं और वो 4 प्रकार ही हर टेंस का एक नया प्रकार बनता है, जिसको हम प्रत्येक टेंस का प्रकार कहते हैं। अब चाहे हम प्रेजेंट टेंस ले, चाहे पास्ट ले, चाहे फ्यूचर ले, हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, यानी पहले पास्ट के 4, फिर प्रेजेंट के 4 और फिर फ्यूचर के 4। इस निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं कि मुख्य रूप से जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं। और अगर हम प्रत्येक टेंस के प्रकार की बात करें तो पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4, तो कुल संख्या टेंसेस की होती है 12। इस प्रकार हम इनके नाम की चर्चा करते हैं तो एक बार हम पास्ट को माध्यम बना लेते हैं। पास्ट टेंस में जो कोई भी टेंस मान लो और प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, तो उसमें पहला जो टेंस होता है, इनके नाम मैं इधर लिख देता हूँ कि जैसे पहला जो नाम है वो है सिंपल टेंस, यानी इस सिंपल को हम इनडेफिनेट भी कहते हैं, इसको इनडेफिनेट भी कहते हैं। कोई भी टेंस ले सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अभी हम नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उसके प्रकार की बात कर रहे हैं। तो पहला जो प्रकार होता है वो होता है सिंपल या इनडेफिनेट। अब हम इसे चाहे प्रेजेंट से जोड़े, चाहे पास्ट से जोड़े, चाहे फ्यूचर से जोड़े। पास्ट से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दोनों एक ही नाम है। और दूसरा जो प्रकार होता है प्रत्येक टेंस का, उसमें सिंपल के बाद में होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो नाम होता है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस ये दोनों एक ही होते हैं और ये इसके साथ जोड़ोगे तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इम्परफेक्ट, और प्रेजेंट के साथ जोड़ोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है परफेक्ट टेंस, जिसे हम फिनिश्ड टेंस भी कहते हैं। इनके दो नाम इसलिए लिख रहे हैं कि इसे किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। सामान्य जो चलते हैं वो सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट है, और इनके अन्य नाम हैं इंडेफिनेट, इम्परफेक्ट और फिनिश्ड। और जो चौथा टेंस है एक और आता है, वो आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से हम हर टेंस की बात करें तो प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं, और प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं तो टोटल टेंस जो है वो हमारे 12 हो जाते हैं। एक बार इनके नाम हम डिटेल से और जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4, इंडेफिनेट जिसे सिंपल कहते हैं, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस जिसे हम इम्परफेक्ट कहते हैं, तीसरा है परफेक्ट जिसे हम फिनिश्ड टेंस कहते हैं, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसे दोनों का मिक्सचर रूप माना जाता है। एक बार हम प्रेजेंट के नाम से इसको लिखकर देखते हैं। तो जैसा कि प्रेजेंट टेंस, इसके हिसाब से इसके 4 रूप बनाए तो पहला बनेगा प्रेजेंट सिंपल, या इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, या प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस, पहला प्रकार। प्रेजेंट के 4 रूपों की बात कर रहे हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल, या इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसका नाम है, पहला प्रकार। दूसरा, प्रेजेंट शब्द वैसा का वैसा रहेगा, और जैसा कि आप दूसरा नाम देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट, एक नाम ले लेते हैं और इसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार इनकी चर्चा करेंगे कि ये इंडेफिनिट क्यों है, कॉन्टिन्यूअस क्यों है, परफेक्ट क्यों है, लेकिन फिर पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इनके प्रकार। फिर तीसरा है प्रेजेंट ऐसे कैसे रहेगा, और इसमें तीसरा प्रकार आ जाता है परफेक्ट टेंस। और चौथा, प्रेजेंट नाम ऐसे कैसे रहेगा, एज इट, और इसमें जुड़ जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फिर हम पास्ट पे चलेंगे, तो पास्ट में भी आपका नाम ऐसे कैसे रहेगा, पास्ट, फिर आगे लग जाएगा इंडेफिनिट टेंस, 6 नंबर पे चला जाएगा अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसी प्रकार से 7वां है पास्ट परफेक्ट टेंस, और 8वां है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपने प्रेजेंट और पास्ट के 4 प्रकार देखे। पहला प्रेजेंट के 4, फिर दूसरा पास्ट के 4 और 4 मिलकर हो गए टोटल अपने 8, यानी 12 में से 8 हो गए हैं प्रेजेंट और पास्ट के 4 प्रकार, प्रेजेंट का 4 और पास्ट के 4। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर भी अपने 9वें नंबर पे आएगा, 9th नंबर पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग आप देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और 11वें नंबर पे हो जाएगा अपना फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट एंड फाइनल हमारा हो जाएगा 12वें नंबर पे, वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि टेंस के मुख्य प्रकार 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जिसे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कह सकते हैं। और प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रत्येक प्रकार का नाम इस प्रकार से है कि सिंपल या इंडेफिनिट कह दो, कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट कह दो, परफेक्ट या फिनिश्ड कह दो, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कह दो। अब हमें सिर्फ टेंस का नाम जोड़ना है। प्रेजेंट का नाम जोड़ेंगे तो आगे प्रेजेंट लग जाएगा, पास्ट का नाम जोड़ेंगे तो पास्ट लग जाएगा, और फ्यूचर का नाम जोड़ेंगे तो फ्यूचर का शब्द लग जाएगा। और इस प्रकार से 3 मुख्य टेंस होते हैं और टोटल टेंस की संख्या 12 होती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी एक विदेशी भाषा है, और टेंस का प्रयोग हम ज़्यादातर ट्रांसलेशन के लिए करते हैं, हिंदी से इंग्लिश वाक्य बनाने के लिए और इंग्लिश वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए हमें टेंस की जानकारी होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे एक एक टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट के सारे प्रकार और ऐसे ही फ्यूचर के सारे प्रकार। तो एक बार हमने जो पढ़ाई की है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। एज ए रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि टेंस जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका जो शब्द है वो है टेम्पस, और टेम्पस जो शब्द है उसका अर्थ है टाइम से, समय से है। इसके बाद में हमने जानकारी की कि टेंस जो है वो हमें टाइम की ही जानकारी नहीं देता है, टेंस हमें टाइम के साथ साथ वर्ब की जानकारी भी देता है कि कार्य कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष पे पहुँचे थे कि टेंस जो है वो हमें टाइम और वर्क दोनों की जानकारी देता है। इसके बाद हमने बात की कि मुख्य रूप से टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें प्रेजेंट के 4,
पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, कुल मिलाकर के हमारी जो टोटल टेंस की संख्या होती है वो होती है 12। एक एक टेंस की हम अब बात करते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे, पहला नंबर होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक बार इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी टेंस आप पढ़ रहे हो, उस टेंस का हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक जानकारियां होना ज़रूरी है, और अगर वो बेसिक जानकारियां नहीं हैं तो आप उसका परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। क्या क्या है वो एक बार हम साइड में लिख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी टेंस पढ़ रहे हो, उस टेंस का आपको सबसे पहले यूज़ पता होना चाहिए, यानी उस टेंस का उपयोग हम कहाँ करते हैं। प्रत्येक टेंस का अपने आप में एक उपयोग होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, क्योंकि जो हम वाक्य बोलते हैं वो हम क्रिया के आधार पे बोलते हैं और उस टेंस का प्रयोग हम दूसरे टेंस में नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर हम इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इंडेफिनिट के वाक्य जो होंगे उनका प्रयोग हम निश्चित रूप में करते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला है उसका उपयोग, यानी पहला है उपयोग। दूसरा है कोई भी ट्रांसलेशन करे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो उसमें हमें दूसरे नंबर पे जो जानकारी होनी चाहिए वो है उस टेंस की रिकग्निशन। यानी हमें उस टेंस की पहचान पता होनी चाहिए, पहचान जिसे हम कहते हैं जानकारी। अब ये जो पहचान है ये दो प्रकार की होगी, दो प्रकार की जानकारी होगी हमारी, दो प्रकार की पहचान होगी, क्योंकि हम दो प्रकार से वाक्य बनाते हैं। एक हिंदी से हम इंग्लिश में वाक्य बनाएंगे और एक हम इंग्लिश के वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। दोनों ही प्रकार की दिक्कत आती है। जब हम कंपोजिशन बनाते हैं इंग्लिश में तो हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम बुक वगैरह पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ समझते हैं तो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे में यहाँ पर हमें दो प्रकार की पहचान होनी चाहिए। एक है हिंदी के वाक्यों के अंत में, यानी हिंदी रिकग्निशन कह सकते हैं कि हिंदी के वाक्यों के अंत में हम पहचान करके पता लगा लेते हैं कि वो टेंस कौन सा है हिंदी के वाक्यों से, जिसकी जानकारी हम और आगे बात करेंगे। दूसरा है इंग्लिश रिकग्निशन, यानी अगर हम हिंदी के वाक्यों को देख करके टेंस का पता कर सकते हैं तो इंग्लिश के वाक्यों को देख करके भी हम बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है और किस आधार पे हम हिंदी में इसका अर्थ लगाएंगे। ये जानकारी भी हम प्रत्येक टेंस में जान लेंगे। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है कि जब आपको इसका यूज़ पता चल गया, इसकी रिकग्निशन हो गई, तो तीसरे नंबर पे हमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, यानी उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी। 12 टेंस है अलग अलग, 12 टेंस की सभी की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है, और हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट की क्या होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या होगी। इसके लिए भी हमें जानकारी होना ज़रूरी है, जिसकी भी हम एक टेबल बना लेंगे। 4 नंबर पे बात करें तो वो है मेन वर्ब, यानी एक वाक्य के अंदर कौन सी मेन वर्ब आएगी। प्रत्येक टेंस की अलग अलग मेन वर्ब होती है, किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड, किसी में आईएनजी, किसी में एस या ईएस। ऐसे में हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब आएगी, किस प्रकार के वाक्य में कौन सी वर्ब आएगी, ये भी जानकारी हम टेंस के दौरान हम बात करेंगे। तो बेसिकली हमें 4 चीज़ें जानी। पहले यूज़, प्रत्येक टेंस का उपयोग कहाँ होता है, किस प्रकार के वाक्यों में होता है। दूसरा है हिंदी और इंग्लिश के वाक्यों की रिकग्निशन, यानी पहचान होनी चाहिए, देखते ही हम पता कर सके कि ये किस टेंस का वाक्य है। और तीसरे नंबर पे जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें सही अर्थ के लिए हेल्पिंग वर्ब, और 4 नंबर पे मेन वर्ब का भी पता होना चाहिए। फाइनल है सेंटेंसेस, और फाइनल है सेंटेंसेस यानी सेंटेंस, वाक्य। इंग्लिश का वाक्य हो चाहे हिंदी का वाक्य हो, वाक्य को देख करके हमें ये पता करना होगा कि ये वाक्य का प्रकार कौन सा है। वाक्य
कई प्रकार के होते हैं। मेजरली हम वाक्य 5 प्रकार के देखते हैं। अगर हम अर्थ के आधार पे देखें तो अर्थ के आधार पे हम 5 प्रकार के वाक्य जनरली पढ़ते हैं। उन वाक्यों का प्रकार भी हमें पता चलना चाहिए कि जैसे वाक्य हमारा सिंपल है, हमारा वाक्य नेगेटिव है, हमारा वाक्य इंटेरोगेटिव है, किस प्रकार का वाक्य है, इसकी जानकारी अगर नहीं है तो हम सही ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। इन सब की जानकारी हमें प्रत्येक टेंस के आधार पे होनी चाहिए। इंडेफिनेट के ये सारे प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस के अलग हो सकते हैं और परफेक्ट के अलग हो सकते हैं। इसलिए 12 टेंस और ये जानकारियाँ 12 की अलग अलग होती है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनेट टेंस की। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे यूज़ ऑफ दिस टेंस। यूज़ ऑफ दिस टेंस, जैसा कि हमने बात की थी कि किसी भी टेंस को पढ़ो, हर टेंस के लिए ये 5 स्टेप ज़रूरी है। पहली, वापस रिपीट कर रहा हूँ, हर टेंस का उपयोग होता है, वो कहाँ होता है वो वाक्यों का हमें पता होना चाहिए। दूसरा है हिंदी वाले वाक्यों की पहचान भी हमें होनी चाहिए, इंग्लिश वाले वाक्यों की पहचान होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हमें पता होनी चाहिए, मेन वर्ब हमें पता होनी चाहिए और सेंटेंस किस प्रकार का है वो भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम परफेक्ट ट्रांसलेशन कर सकें। अब हम जैसा कि बात कर रहे हैं पहले नंबर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसको हम सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहला है यूज़ ऑफ दिस टेंस, यानी इस टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इस टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हम बात करें नंबर 1 का पहला सेक्शन है ए, जिसमें हम बात करें, पहला है डेली रूटीन वाले सेंटेंस। डेली रूटीन, सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं, जो हमारी दिनचर्या में शामिल हैं, उन कार्यों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का काम लेते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, पहली बात। दूसरी हम बात करें रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस यानी जिन कार्यों को हम दोहराते हैं, जिन कार्यों को हम रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं, उन सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पे बात करें तो यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, ऐसे वाक्य जो पूरी दुनिया में सभी के लिए सत्य हैं, जिसे पूरी दुनिया मानती है, उसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। और यूनिवर्सल ट्रुथ के जो सेंटेंसेस हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो टीवी या रेडियो पर जो कमेंट्री होती है, कमेंट्री जिसे बोलते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा हम नेचुरल जो सेंटेंसेस होते हैं, स्वाभाविक जो वाक्य बोलते हैं, इनके अंदर भी इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं। तो बेसिक सी ये जानकारी है कि इन वाक्यों का प्रयोग यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं, एक तो दैनिक दिनचर्या में, एक हमारे रिपीटेड एक्शंस जो कार्य हम दोहराते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ में, टीवी और रेडियो में, नेचुरल स्वाभाविक जो वाक्य बोलते हैं। इसके अलावा जो प्रोवर्ब होती है यानी कहावतें होती है, आइडियम्स होते हैं, आइडियम बोलते हैं मुहावरों को, इनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि कोटेशंस होते हैं, इनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। कोटेशन, सुविचार, और सुविचार वाले जो सेंटेंस होते हैं इनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला आपने देखा कि इस टेंस के जो वाक्य हैं इनका प्रयोग निम्न बिंदुओं में किया जाता है: डेली रूटीन वाले वाक्य, रिपीटेड एक्शंस में, यूनिवर्सल ट्रुथ में, नेचुरल जो स्वाभाविक वाक्य हम बोलते हैं उनमें, और प्रोवर्ब, आइडियम जिन्हें हम कहावतें, मुहावरे कहते हैं, और साथ में सुविचार वगैरह होते हैं, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। कि लास्ट हमने देखा कि कोटेशंस यानी सुविचार वाले जो वाक्य होते हैं, आप बड़े बड़े लोगों के जो सुविचार देखते हैं वो भी इस टेंस में लिखे जाते हैं। तो हमने यूज़ ऑफ दिस टेंस की आज बात कर ली है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इस टेंस की पहचान क्या होगी हिंदी और इंग्लिश में,
और कल इसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की बात करने के बाद हम हिंदी से इंग्लिश वाले वाक्य और फिर इंग्लिश से हिंदी वाले वाक्य बनाना सीखेंगे, यानी ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी वाले वाक्यों की बात करेंगे और फिर इनके अलग अलग प्रकार के वाक्यों को हम बनाएंगे। ठीक है अनिल जी?